घटनाक्रम। संविधान के निर्माण से पूर्व का घटनाक्रम। देखिए, हमारे लगभग सारे अधिनियम हो गए हैं। एक अंतिम अधिनियम रह रहा है हमारा, जिससे हमें स्वतंत्रता प्राप्त होगी, 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम। लेकिन उस स्वतंत्रता अधिनियम से पहले तो हमारी संविधान सभा का गठन हो गया है 9 दिसंबर 1946। तो उस अधिनियम को पढ़ने से पहले हमें कुछ घटनाक्रमों को पढ़ना पड़ेगा, जिसने संविधान सभा के निर्माण को जन्म दिया। संविधान सभा को तो हम अपने अलग टॉपिक में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं उन घटनाक्रमों को जिसने संविधान सभा के निर्माण को जन्म दिया। तो आप इसमें पहला पॉइंट लिखिए, संविधान निर्माण की मांग। संविधान निर्माण की मांग सर्वप्रथम 1895 में स्वराज विधेयक के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई। बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई। यानी आपसे पूछे कि संविधान के निर्माण की मांग भारत में सर्वप्रथम किसने की, किसने यह प्रश्न उठाया कि भारत के पास अपना स्वयं का संविधान क्यों नहीं है, तो ये बहुत पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे, जिन्होंने एक स्वराज विधेयक के नाम से एक प्रकाशन लेख प्रकाशित किया और उसमें यह मांग उठाई कि भारत का अपना स्वयं का संविधान होना चाहिए। संविधान के निर्माण की बात करी है, संविधान सभा के निर्माण की नहीं। कंफ्यूजन हो जाता है, प्रश्न पूछ रहा है संविधान निर्माण की मांग सर्वप्रथम किसने करी, तो उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक। पर अगर पूछे संविधान सभा के निर्माण की मांग सर्वप्रथम किसने करी, और यदि उत्तर दे दिया बाल गंगाधर तिलक, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि संविधान सभा की मांग तो सबसे पहले 1934 में एम.एन. रॉय ने करी थी। पर संविधान की मांग, संविधान और संविधान सभा अलग अलग बात हुई ना, तो संविधान की मांग सर्वप्रथम किसने करी, बाल गंगाधर तिलक ने। देखिए, बाल गंगाधर तिलक से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो आप एक अलग से हेडिंग लगा लीजिए। इसका संबंध हमारे संविधान से तो नहीं है, पर चूंकि प्रश्न बनते हैं और हमें तो सिलेक्शन लेना है, हमें ये थोड़ी देखना होता है कि हमारा सिलेक्शन पॉलिटी करा रही है कि हिस्ट्री। तो जहां जो नोट करने का मौका मिले वहां वो कर लेना चाहिए। तो मेरी इच्छा है कि बाल गंगाधर तिलक से बनने वाले सभी प्रश्नों को हम यहीं निपटा लें। तो बाल गंगाधर तिलक की उपाधि अगर आपसे पूछे तो सभी को पता है, लोकमान्य। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इनका पूरा नाम था, जिसमें लोकमान्य इनकी उपाधि थी। अगर आपसे पूछे बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित अखबार का नाम क्या था, अखबार, तो ये दो अखबार निकालते थे। एक था केसरी और एक का नाम था मराठा। तो बाल गंगाधर तिलक के दो अखबार आते थे, एक का नाम था केसरी और एक का नाम था मराठा। आपसे पूछेगा मराठा किस भाषा में आता था, तो मराठा से मराठी जैसा कुछ लगता है, तो हम उत्तर दे देते हैं मराठी में आता था, जबकि मराठा आता था इंग्लिश में और केसरी आता था मराठी में। केसरी का प्रकाशन मराठी भाषा में होता था, जबकि मराठा का प्रकाशन इंग्लिश में होता था। और इस केसरी में उन्होंने एक लेख लिखा और उस लेख का शीर्षक था देश का दुर्भाग्य।
देश का दुर्भाग्य। और इसमें इन्होंने देश में अंग्रेजों के द्वारा किए जा रहे अत्याचारों को बहुत अच्छे ढंग से और बहुत प्रखर शब्दों में लिखा। इससे अंग्रेज नाराज हो गए और अंग्रेजों ने बाल गंगाधर तिलक पर राजद्रोह का अभियोग चलाया। राजद्रोह का अभियोग चला। बहुत शॉर्ट में समझा दिया मैंने आपको सारी स्टोरी, क्योंकि हमारा यहाँ टॉपिक हिस्ट्री नहीं चल रहा है। 6 वर्ष की सजा देकर मांडले कहाँ है? वर्मा में है। जेल भेज दिया। ये 2 अखबार निकालते थे, एक का नाम था केसरी और एक का नाम था मराठा। केसरी जो मराठी भाषा में आता था, केसरी में, मराठा में नहीं, केसरी में इन्होंने एक लेख प्रकाशित किया। आपसे पूछ लेगा लेख का नाम क्या है, कई बार पूछ लिया कि कितने वर्ष की सजा हुई थी, अब नहीं पूछने वाला, लेकिन आपसे पूछ लेगा लेख का नाम क्या था। तो देश का दुर्भाग्य इस लेख का नाम है। और इस लेख की वजह से इन पर राजद्रोह का अभियोग चला और 6 वर्ष की सजा देकर इन्हें मांडले जेल भेज दिया गया। जेल में रहते हुए इनकी पत्नी का भी निधन हो गया, पर यह हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इन्होंने जेल में रहकर एक बुक लिखी है, उस बुक का नाम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाल गंगाधर तिलक ने जेल में रहकर गीता रहस्य नामक किताब लिखी। सन 1916 में इन्होंने होम रूल लीग, एनी बेसेंट ने एक होम रूल लीग चलाई थी और एक बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग चलाई थी, का गठन किया। कब किया? 1916 में। किसका गठन किया? होम रूल लीग का। तिलक ने संपूर्ण भारत के लिए एक लिपि देवनागरी का समर्थन किया। उनका कहना था कि पूरे भारत में एक ही लिपि होनी चाहिए। उन्होंने कहा भाषाएं अलग अलग हैं, ठीक है, लेकिन लिपि एक होनी चाहिए और वो लिपि होगी देवनागरी। इसके अलावा उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा का घनघोर विरोध किया। उनका कहना था कि भारत का भविष्य पाश्चात्य शिक्षा पर निर्भर नहीं करता, यानी अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना अपने देश की संस्कृति का विनाश करना है। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा का विरोध किया। इनका नारा ये तो सभी को पता है आपको, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। उन्होंने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर भी रहूंगा। आप ये मत सोचना कि मैं इसे छोड़ दूंगा। बाल गंगाधर तिलक पहले ऐसे नेता थे जो जब बोलते थे तो भारतीय जनता में स्वराज की ललक जग जाया करती थी और भारतीय जनता उद्विग्न हो जाती थी और अंग्रेजों के खिलाफ हो जाया करती थी। इसलिए वैलेंटाइन शिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। वैलेंटाइन शिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा।
ठीक है। उस जमाने में भी तिलक इन वैलेंटाइन शिरोल पर मानहानि का दावा करने इंग्लैंड पहुंच गए। हालांकि वो दावा हार गए और इनके इंग्लैंड जाने की वजह से ही भारत में ये जो होम रूल आंदोलन चल रहा था ये कमजोर हो गया। क्यों? क्योंकि तिलक चले गए इंग्लैंड और नेतृत्व कम विहीन हो गया आंदोलन और कमजोर होकर धीरे धीरे समाप्त हो गया। लेकिन फिर भी इनका योगदान अतुलनीय है, उसे भुलाया नहीं जा सकता। गांधी जी ने, देखो शिरोल ने तो कह दिया ये भारतीय अशांति के जनक हैं, पर गांधी जी ने इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा। देखिए किसने किसे क्या कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी अभी यूपी में एक प्रश्न पेपर हुआ है यूपी लेखपाल का, और उसमें पूछा था कि सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्र निर्माता किसने कहा या राष्ट्र का नायक किसने कहा। ये प्रश्न था कि राष्ट्र का नायक सुभाष चंद्र बोस को किसने कहा, और उसका उत्तर था रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसी प्रकार आधुनिक भारत का निर्माता बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा? तो गांधी जी ने कहा। भारतीय अशांति का जनक किसने कहा? तो वैलेंटाइन शिरोल ने कहा। भारतीय क्रांति का जनक किसने कहा? तो नेहरू ने कहा। भारतीय क्रांति का जनक नेहरू ने कहा। मेरा प्रयास रहा था कि मैं आपको बाल गंगाधर तिलक से बनने वाले सभी प्रश्नों को एक जगह करा दूं ताकि आपको कोई तकलीफ न हो। अब चलते हैं अपने विषय पर वापस लौट करके, और हमने पढ़ा कि 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम संविधान की निर्माण की मांग की है। 1922 में 1895 से निकलकर हम 1922 में पहुंच गए और गांधी जी ने भी संविधान के निर्माण की मांग की। उन्नीस में गांधी जी ने भी संविधान के निर्माण की मांग की। इन्होंने भी संविधान सभा की मांग नहीं करी है, बल्कि संविधान के निर्माण की मांग की है। मैंने एक प्रश्न पेपर देखा था और उसमें पूछा गया था कि सर्वप्रथम किसने संविधान के निर्माण की मांग की, और उसमें बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन में नहीं था, और बोर्ड ने महात्मा गांधी को सही उत्तर मान लिया। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन में न हो तो ही ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी को सही उत्तर मानेंगे, अन्यथा इसका सही उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक। अब हम बात करते हैं कि संविधान सभा की मांग। उन्होंने कहा संविधान तो बाद में निर्मित होगा, पहले एक संविधान निर्माण की सभा तो बने। तो संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम 1934 में वामपंथी नेता एम.एन. रॉय ने की। ये तो कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत आसान सा प्रश्न है, सभी को आता होगा कि संविधान निर्माण की मांग सर्वप्रथम 1934 में किसने की? तो एम.एन. रॉय ने की। ठीक है, चलो ये तो मांग हो गई। इसके बाद कांग्रेस ने भी मांग करी, बहुत लोगों ने मांग की, पर प्रश्न आता है कि अंग्रेजों द्वारा संविधान सभा की मांग को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया? तो हम खट से उत्तर देते हैं कैबिनेट मिशन के द्वारा, क्योंकि हम सब ने पढ़ा होता है कि भारत की संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के तहत हुआ है। लेकिन यहां प्रश्न पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम अंग्रेजों ने कब स्वीकार किया? उत्तर कैबिनेट मिशन नहीं है, इसका उत्तर हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव 1940। अगस्त प्रस्ताव 1940 के माध्यम से अंग्रेजों ने सबसे पहले संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया है। तो आप हेडिंग लगा लीजिए अगस्त प्रस्ताव 1940, नोट कीजिए इसमें अंग्रेजों ने सबसे पहले 1940 के अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से
भारतीयों के लिए संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया। भारतीयों के लिए संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया। अंग्रेजों ने तो मान ली कि ठीक है, हम भारत के लिए एक संविधान सभा बनाएंगे, पर अब कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया। इसे कांग्रेस ने स्वीकार कर दिया। वो कांग्रेस जो इतने समय से भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता और संविधान सभा के निर्माण की मांग कर रही थी, जब अंग्रेजों ने अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से संविधान सभा के निर्माण की मांग को स्वीकार कर लिया, तो कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया। ऐसा क्यों? क्या कारण था कि कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया? तो इसकी अस्वीकृति के दो कारण थे। इसकी अस्वीकृति के दो कारण थे। पहला, प्रस्ताव में कहा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा। अब एक कहावत है, बावा आवे न घंटा बजावे न। किसी को पता नहीं है विश्व युद्ध कब समाप्त होगा, कौन सा पक्ष विजयी होगा। ऐसे में संविधान सभा के निर्माण की मांग केवल एक धोखा है, ताकि कांग्रेस खुश हो जाए और विश्व युद्ध में भारत की उपस्थिति का विरोध न करे। ये तो पहला कारण था कि चलो, उन्होंने कहा कि हम विश्व युद्ध के बाद संविधान सभा के निर्माण की मांग करेंगे, और कांग्रेस कह रही है संविधान सभा, अंग्रेजों का कहना है विश्व युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन करेंगे, और कांग्रेस का कहना है करना है तो अभी करो। दूसरी बात, इस प्रस्ताव में कहा गया कि संविधान सभा में मुख्यतः भारतीय होंगे। मुख्यतः भारतीय होंगे, इसका मतलब है कि अंग्रेज भी होंगे। यह सबसे बड़ा कारण था जिस वजह से कांग्रेस ने इसका विरोध किया, क्योंकि कांग्रेस का कहना था भारत का संविधान केवल भारतीयों द्वारा बनाया जाना चाहिए, अर्थात संविधान सभा में सभी भारतीय होंगे। भारत के लिए संविधान बनना है, अंग्रेजों का क्या काम है इसमें? अंग्रेजों ने बना लिए जितने अधिनियम बनाने थे, अब बनाने दो भारत को उसका अपना संविधान। तो पहला कारण लिखिए, अंग्रेजों ने विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संविधान सभा के गठन की बात कही। संविधान सभा के गठन की बात कही, या आप ऐसे लिख लीजिएगा, अगस्त प्रस्ताव में विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संविधान सभा के गठन की बात कही गई थी। और दूसरा कारण, इस प्रावधान में कहा गया या इस प्रस्ताव में कहा गया कि संविधान सभा में मुख्यतः भारतीय होंगे। इस कारण से कांग्रेस ने इसका बहुत विरोध करा और इसे अस्वीकार कर दिया। अब 1942 आ गया, अंग्रेजों की हालत पतली होती जा रही है विश्व युद्ध में। तो भारतीयों को खुश करने के लिए उन्होंने दूसरा पैंतरा फेंका, क्रिप्स परमिशन या क्रिप्स प्रस्ताव। तो एक हेडिंग लगाइए, क्रिप्स प्रस्ताव। ये 1942 में भारत आया। स्टफेट क्रिप्स इस प्रस्ताव को लेकर आए थे, इस वजह से इसको क्रिप्स प्रस्ताव कहा गया। और इस प्रस्ताव में कहा गया कि युद्ध की समाप्ति के बाद
भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे दिया जाएगा। संविधान सभा की मांग तो स्वीकार कर ही ली गई है पहले ही, पर कहा कि हम भारत को डोमिनियन स्टेटस का भी दर्जा दे देंगे और युद्ध की समाप्ति के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें सभी भारतीय होंगे। पर समस्या तो वहीं रही, आपने एक शर्त को तो मान लिया कि ठीक है संविधान सभा में सभी भारतीय होंगे, पर गठन कब होगा? विश्व युद्ध के बाद। ऐसा नहीं है, कांग्रेस कह रही है करना है तो अभी करो। और दूसरी बात, कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बना लिया था और डोमिनियन स्टेटस की मांग तो 20 साल पीछे रह गई। अब आप डोमिनियन स्टेटस क्यों देना चाहते हो, जबकि हम तो स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं और हम अब इतने नजदीक पहुंच चुके हैं स्वतंत्रता की तरफ और आप हमें डोमिनियन स्टेटस की लॉलीपॉप दे रहे हो। तो कांग्रेस ने इस क्रिप्स प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया। इस प्रस्ताव में कहा गया, नोट कर लीजिए, इस प्रस्ताव में कहा गया कि युद्ध की समाप्ति के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। एवं युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा। युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा। जिसमें सभी भारतीय होंगे। युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें सभी भारतीय होंगे। कांग्रेस द्वारा क्रिप्स प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया गया। कांग्रेस द्वारा क्रिप्स प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, गांधी जी का एक बहुत फेमस कथन है इसके बारे में। गांधी जी ने कहा कि ये पोस्ट डेटेड चेक ऑफ बैंकरप्ट बैंक है, यानी दिवालिया बैंक का उत्तरदेय तिथि का बैंक चेक। जिस बैंक के पास आज पैसे नहीं है, दिवालिया हो चुका है, और वो हमें उत्तरदेय तिथि यानी बाद की तिथि का चेक दे रहा है कि आप इसको हमारे बैंक से भुना लेना। यानी आपकी खुद की हालत तो इतनी पतली है, आपको नहीं पता विश्व युद्ध में जीतोगे कि नहीं जीतोगे, आपका देश आपका रहेगा या मित्र ध्रुवीय शक्तियों का शासन हो जाएगा आपके देश पर, और आप भारत को डोमिनियन स्टेटस देने की बात कर रहे हो। तो कथन नोट कीजिए, गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक ऑफ बैंकरप्ट बैंक, या हिंदी में देखें तो दिवालिया बैंक का उत्तरदेय तिथि का चेक, कहा। ठीक है, तो इस प्रकार क्रिप्स मिशन भी लौट गया भारत से विफल होकर।
अब परिस्थितियों में कुछ परिवर्तन आया और 1945 तक आते आते विश्व युद्ध समाप्त हो गया। मित्र राष्ट्र विजयी हुए। देखिए, आप समझ लीजिए, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, करना चाहें तो कर लीजिएगा, कि जो विश्व युद्ध लड़ा जा रहा है वो मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय शक्तियों के बीच लड़ा जा रहा है। मित्र राष्ट्रों में फ्रांस है, ब्रिटेन है, यूएसए है, रशिया है। और ध्रुवीय शक्तियों में जर्मनी है, जापान है, इटली है। 1942-43 तक तो ध्रुवीय शक्तियां हावी रहीं, पर अंत में मित्र राष्ट्र हावी हो गए और विश्व युद्ध मित्र राष्ट्रों ने जीता। जापान पर परमाणु बम गिरा दिया गया, जर्मनी का विभाजन कर दिया गया। ये सब हिस्ट्री की बातें हैं। हमें तो इतना याद रखना है कि विश्व युद्ध में इंग्लैंड विजयी हुआ। हमें तो बस इंग्लैंड से मतलब है। इंग्लैंड में चुनाव हुए और चर्चिल के नेतृत्व में जो कंजर्वेटिव पार्टी थी, चर्चिल प्रधानमंत्री थे विश्व युद्ध के समय में, तो कंजर्वेटिव पार्टी जीतती तो वो फिर प्रधानमंत्री बनते, पर कंजर्वेटिव पार्टी हार गई और लेबर पार्टी जीत गई और एटली प्रधानमंत्री बने। मैंने आपको पहले भी बताया है कि लेबर पार्टी का जो रवैया था वो भारत के प्रति नर्म था और कंजर्वेटिव पार्टी का रवैया भारत के प्रति बहुत ही क्रूर था। वो किसी भी अवस्था में भारत को स्वतंत्र नहीं करना चाहते थे, जबकि लेबर पार्टी चाहती थी कि भारत स्वतंत्र हो जाए। इटली आजादी के समर्थक थे। चलिए पहले इसे नोट कीजिए। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र विजयी हुए। मित्र राष्ट्र विजयी हुए। इंग्लैंड में चुनाव हुए। इंग्लैंड में चुनाव हुए जिसमें चर्चिल की कंजर्वेटिव पार्टी की हार हुई। चर्चिल की कंजर्वेटिव पार्टी की हार हुई। एवं लेबर पार्टी के एटली प्रधानमंत्री बने। पीएम बने। एटली भारत की स्वतंत्रता के समर्थक थे। तो फिर भारत को स्वतंत्र करने के लिए, भारत में संविधान निर्माण के लिए, संविधान सभा बनाने के लिए इस बार सच्ची कोशिश की गई और उनके द्वारा कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया। तो अब आप हेडिंग लगाइए, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के तहत भारत में संविधान सभा का निर्माण किया गया है। इसमें सबसे पहले लिखिए, मार्च 1946 में यह मिशन भारत आया। यह मिशन कब भारत आया? तो मार्च 1946 में यह मिशन भारत आया। इसमें 3 सदस्य थे। इसमें 3 सदस्य थे। पैट्रिक लॉरेंस, स्टुअर्ट क्रिप्स और तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर। देखिए 3 हैं, यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सदस्य नहीं थे और चौथा कोई और नाम दे दिया जाएगा।
तो आपको ये तीनों नाम पता होने चाहिए, और इससे बढ़कर आपको पता होना चाहिए कि इन तीनों में से इस मिशन की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं। तो पैट्रिक लॉरेंस इस मिशन के अध्यक्ष हैं, और ये तीनों ही इटली की मंत्रिमंडल के सदस्य थे, यानी ब्रिटेन में ये सब मंत्री थे। मंत्रिमंडल को भेजा गया है इस बार। कैबिनेट मिशन की योजना के तहत ही भारत में संविधान सभा का गठन हुआ। भारत में संविधान सभा का गठन हुआ। अब इस मिशन में क्या क्या कहा गया, तो देखिए प्रावधानों पर चर्चा कर रहे हैं अब हम इसकी। इस मिशन की रिपोर्ट में कहा गया कि तात्कालीन परिस्थितियों में वयस्क मताधिकार के आधार पर वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन संभव नहीं। देखिए मार्च 1946 में यह मिशन भारत आया है, और 2-3 महीने बाद अगर भारत में हालत बहुत ज़्यादा नाजुक हो चुकी है। आपको पता होगा अगस्त 1946 में मुस्लिम लीग द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया, जिसमें लाखों भारतीयों की जान चली गई, बड़े स्तर पर कत्लेआम हुआ। यानी भारत में इस समय दंगे चल रहे हैं, और ऐसे में चुनाव कराना संभव नहीं है। तो ये सच्ची बात थी कि कैबिनेट मिशन ने जो भी कहा था वो बिल्कुल सही कहा था, कि इस मिशन में की रिपोर्ट में उसने कहा कि तत्कालीन परिस्थितियों में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन संभव नहीं। और इसमें कहीं कोई छल कपट नहीं है, ये ईमानदार कोशिश है। इसमें सही बताया गया है कि ठीक है भाई, हम नहीं कर सकते इस समय, पर इलेक्शन तो करना है। तो इलेक्शन करने के लिए उन्होंने ये कहा कि हम अप्रत्यक्ष रूप से इलेक्शन करते हैं। जैसे वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, उसी तरीके से हम संविधान सभा के लिए प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा इलेक्शन करा लेते हैं, अप्रत्यक्ष इलेक्शन करा लेते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, करा लेंगे, अप्रत्यक्ष इलेक्शन भी करा लेंगे, लेकिन भारत में केवल प्रांतीय ब्रिटिश भारत ही तो नहीं है, बहुत सी देसी रियासतें भी हैं। तो इन देसी रियासतों में तो कोई विधानसभा या कुछ भी सभा ऐसी नहीं है ना, तो फिर यहां इलेक्शन कैसे होंगे। तो उन्होंने कहा कि देसी रियासतों से आने वाले सदस्यों को राजा मनोनीत कर देगा। यानी ब्रिटिश भारत में हम अप्रत्यक्ष इलेक्शन करा लेते हैं, और देसी भारत से हम मनोनयन करा लेते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के तहत ब्रिटिश भारत से आने वाले सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। देसी रियासतों से आने वाले सदस्यों का
एवं देशी रियासतों से आने वाले सदस्यों का मनोनयन राजाओं द्वारा किया जाएगा। मनोनयन राजाओं द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा ये कहा गया कि इस मिशन संविधान सभा में सीटें कितनी होंगी, ये कैसे निर्धारित किया जाए। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए भारत की जनसंख्या को आधार बनाते हैं और 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि। यानी अगर हमारे देश की, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर हमारे देश की जनसंख्या 1 करोड़ है तो हर 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि, यानी 10 प्रतिनिधि। तो इस मिशन की योजना के तहत प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को लिया जाएगा। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को लिया जाएगा। ठीक है, ये थे कैबिनेट मिशन के प्रावधान और इन्हीं प्रावधानों के आधार पर 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन किया गया। देखिए, संविधान सभा को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हमें आगे के घटनाक्रमों पर चर्चा करनी है। तो हम आगे चलते हैं। 1947 में संविधान सभा का गठन हो गया। अब हम आगे चलते हैं। 1947 में अंग्रेजों ने भारत को शीघ्र स्वतंत्र करने की घोषणा कर दी। भारत को शीघ्र स्वतंत्र करने की घोषणा कर दी। एवं माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाकर भेजा। माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाकर भेजा। ठीक है, अब माउंटबेटन को जब भारत का वायसराय बनाकर भेजा तो उनको ये दायित्व दिया गया कि आप जाओ भारत में और पता लगाओ कि किस तरीके से भारत को स्वतंत्रता दी जा सकती है, ताकि दंगे ना हो या किसी भी तरह की समस्याएं ना खड़ी हों। तो माउंटबेटन आए और माउंटबेटन ने सभी दलों से चर्चा प्रारंभ कर दी। और सभी दलों से चर्चा प्रारंभ करने के बाद उन्होंने एक योजना प्रस्तुत करी, जिसे जून योजना या माउंटबेटन योजना कहते हैं। और इस योजना को उन्होंने 3 जून 1947 को प्रस्तुत किया। और इसी योजना के तहत भारत का विभाजन किया गया और भारत को स्वतंत्रता दी गई। माउंटबेटन ने सभी राजनीतिक दलों से विचार विमर्श करने के पश्चात भारत के विभाजन की योजना प्रस्तुत करी।
भारत के विभाजन की योजना प्रस्तुत करी। जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। ठीक है, डेट लिखना चाहें तो लिख लीजिए 3 जून 1947। ठीक है, 3 जून 1947 को उन्होंने एक प्रस्ताव दिया, एक योजना बताई, जिसे भारत के विभाजन की योजना कह सकते हैं आप, भारत के स्वतंत्रता की योजना कह सकते हैं। इसी योजना के आधार पर 18 जुलाई 1947 को, ये योजना दी जा रही है 3 जून 1947 को, और 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया। यही है हमारा अंतिम अधिनियम। इसी के साथ हमारी ये यात्रा समाप्त हो जाएगी। इसी योजना के आधार पर इसी योजना के आधार पर 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया। ठीक है, तो अब आप हेडिंग लगा लीजिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। देखिए, मैं आपको एक बार पूरा अधिनियम समझा देता हूँ, उसके बाद हम इसे नोट कर लेंगे। इस अधिनियम में कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को हम भारत को आज़ाद कर देंगे, पर भारत अकेला आज़ाद नहीं होगा, बल्कि भारत में 2 राज्य बनाए जाएंगे, 2 देश बनाए जाएंगे, भारत और पाकिस्तान। इन्हें अधिराज्य कहा जाएगा जब तक ये अपना संविधान नहीं बना लेते। तो प्रत्येक अधिराज्य में एक गवर्नर जनरल होगा, और इस गवर्नर जनरल की नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। और जब तक आप नए संविधान का निर्माण नहीं कर लेते, तब तक भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा दोनों देशों का शासन चलाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देसी रियासतों में ब्रिटेन की सत्ता को समाप्त कर दिया और उनसे कहा कि अब आपको छूट दी जाती है कि या तो आप भारत में मिल जाएं, या आप पाकिस्तान में मिल जाएं, या फिर आप अपने आप को स्वतंत्र रखें, किसी में ना मिलें, अपने आप को एक नया देश घोषित कर दें। यानी अंग्रेज जाते जाते भी भारत को खंड खंड करने की पूरी तैयारी करके चले गए। उन्हें पता था कि ये राजा भारत में अपना विलय करेंगे नहीं, और इस तरीके से एक मजबूत भारत का जन्म नहीं होगा। विभाजन तो हम पहले ही कर रहे हैं, और भारत जो बनेगा उसको भी हम बहुत कमजोर कर देंगे। पर कमजोर तो तब करते, उस समय हमारे पास लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल मौजूद थे, और वल्लभ भाई पटेल ने अपने इस प्रयासों से इस भारत को अखंड भारत बनाया, और राजनीतिक एकीकरण जैसा असंभव कार्य इन्होंने संभव करके दिखा दिया। ठीक है, तो इसको अब हम नोट कर लेते हैं। अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान
नाम से 2 अधिराज्य बनाए जाएंगे। देखिए, संप्रभु राष्ट्र नहीं है ये, जब तक इनका संविधान नहीं बन जाता। ये अधिराज्य कहलाएंगे। 2 अधिराज्य बनाए जाएंगे। प्रत्येक अधिराज्य में गवर्नर जनरल होगा। प्रत्येक अधिराज्य में गवर्नर जनरल होगा। जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। संसद में एक और पद चल रहा है इंग्लैंड की, याद होगा ना, भारत सचिव। तो अब तो उस पद का कोई मतलब ही नहीं रह गया, भारत स्वतंत्र हो गया। तो भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया इसी एक्ट के थ्रू। प्रश्न पूछता है, इसलिए मैंने यहाँ लिखाया है कि किस एक्ट के तहत भारत सचिव का पद समाप्त किया गया। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के थ्रू भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। देसी रियासतों पर ब्रिटेन की प्रभुसत्ता का अंत कर दिया। उन्होंने कहा अब हमारी प्रभुसत्ता तो रही नहीं, अब आप अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हो। देसी रियासतों पर ब्रिटेन की प्रभुसत्ता का अंत कर दिया। देसी रियासतों को इस बात की छूट दी गई देसी रियासतों को इस बात की छूट दी गई कि वे भारत में मिलें, अपना विलय भारत में कर दें, चाहें तो वे पाकिस्तान में मिलें, या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बरकरार रखें, किसी में ना मिलें, अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखें। ठीक है, ये थे इस एक्ट के प्रावधान। कुछ और बातें हम नोट करेंगे ताकि हम अपनी इस यात्रा को समाप्त कर सकें। तात्कालीन गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल वह देसी रियासत विभाग, मंत्रिमंडल जो बना था 1947 में, उसमें एक विभाग बनाया गया था, देसी रियासतों का विभाग, देसी रियासत विभाग। और उस देसी रियासत विभाग के सचिव बनाए गए थे वीपी मेनन, के सचिव थे वीपी मेनन। और इन दोनों के संयुक्त प्रयास से ही भारत का राजनीतिक एकीकरण हुआ है। इन दोनों ने रात दिन मेहनत करी, तब जाकर राजाओं ने भारत में अपनी रियासतों का विलय किया। ये इतना आसान नहीं था। आज हम कह देते हैं कि इन दोनों ने किया, लेकिन इसके पीछे बहुत दिनों की और बहुत लंबी मेहनत थी। मेहनत लिख रहा हूं मैं, वीपी मेनन के प्रयासों से
भारत का राजनीतिक एकीकरण जैसे दुष्कर कार्य संभव हुआ, जैसा दुष्कर कार्य संभव हुआ। एक नोट और लिखिए, एक नोट और लिखिए। बीपी मेनन की पुस्तक का नाम इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स था। इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, ये इनकी बुक का नाम था। पूछ सकता है कभी भी कि बीपी मेनन की बुक का नाम क्या था, तो इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स था। कुछ और हम नोट कर लेते हैं, 2-3 प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। माउंटबेटन डोमिनियन भारत या स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बनाए गए। ये जो डोमिनियन भारत अभी बना है, डोमिनियन इसलिए क्योंकि हम स्वप्रभु राष्ट्र बनेंगे 26 जनवरी 1950 को, तो आप इसे डोमिनियन भारत कह सकते हैं और स्वतंत्र भारत कह सकते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, देखिए ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल माउंटबेटन है और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी माउंटबेटन है। गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे। अगर हम इनका कार्यकाल देखें तो 15 अगस्त 1947 से 21 जनवरी 1948 तक ये रहे। स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वतंत्र भारत के टेक्नोलॉजी बहुत तंग करती है। स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, इनका टाइम पीरियड अगर आपको याद रखना है तो आप 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक, आपको याद रहेगा अगर आपने ऊपर वाला टाइम पीरियड याद रख रखा है तो। ठीक है, क्योंकि संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को और 21 जनवरी 1948 तक माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने संविधान के विकास की ये यात्रा अपनी समाप्त करी। आशा करता हूं कि इस चैप्टर से आने वाला कोई भी प्रश्न
एग्जाम में आपके लिए परेशानी का सबब नहीं बनेगा। इस चैप्टर से संबंधित आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबाना न भूलिए, ताकि मेरे द्वारा डाली जाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। धन्यवाद।